हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2026 जिसका नोटिफिकेशन जुलाई 2026 में आने का निर्धारित हुआ है कैलेंडर के अनुसार। तो यहाँ पर हम आज इस वीडियो में सारी चीज़ें जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या होने वाली है 2026 में, क्या सैलरी रहती है यहाँ पर, क्या एज लिमिट है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कट ऑफ जो है वो क्या गया था 2024 का। बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसमें आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी। जो लोग इस साल 2026 में पास आउट होने वाले हैं वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें। तो सब लोग शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहां पर एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन से। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आरआरबी जूनियर इंजीनियर के जो नोटिफिकेशन आता है उसके अनुसार यहां पर अगर आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर में जिसके पास डिप्लोमा कम से कम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, या डिग्री जिसके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, वो कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग में चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो। डीएमएस में आप भी प्रेफरेबल होंगे, डीएमएस के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, और पोस्ट प्रेफरेंस जब भरते हैं उसमें डीएमएस भी आएगा। केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर सीएमए, तो यहां पर जो है ये आएगा बैचलर्स डिग्री, जिसके पास साइंस बीएससी से, बीएससी साइंस मींस बीएससी किया गया होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री से, वो कैंडिडेट्स भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बीएससी 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहां पर डिप्लोमा और डिग्री के लिए कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल आता है कि क्या फाइनल ईयर एलिजिबल हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2026 में। तो फाइनल ईयर के लिए यहां पर आरआरबी ने साफ साफ बताया है, जिनका रिजल्ट जो है वो वेटिंग मतलब आने वाला है, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब जिसका रिजल्ट नहीं आया होगा वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि सर रिजल्ट मेरा जुलाई में आएगा या अगस्त में आएगा या सितंबर में आएगा या मार्च में आएगा वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपका जो रिजल्ट है वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो होती है उससे पहले पहले आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुलाई 2026 में एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म भरे जाते हैं और अगस्त 2026 तक भरे जाते हैं, मान लीजिए एक महीने का समय मिलता है फॉर्म भरने का, और 30 अगस्त तक फॉर्म भरे जाते हैं, तो 30 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन की डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स तब एलिजिबल होंगे, नहीं तो जिनका रिजल्ट वेटिंग में रहेगा, जिनका रिजल्ट लास्ट डेट तक नहीं आएगा, वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे सैलरी की। तो जूनियर इंजीनियर की जो सैलरी है वो 7th सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 की सैलरी 35,400 के लगभग लगभग होती है। और मैंने अभी हाल ही में एक शॉर्ट बनाया था जहां पर मैंने इन हैंड सैलरी बताई थी, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कितनी आती है और आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड कितनी आती है। तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर की सैलरी जो है, जब मैंने बताई थी आरआरबी जेई की सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान, तो मैंने यहां पर साफ साफ बताया है, सभी लोग एक बार देख लीजिए। ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, आपको सैलरी का बेसिक पे 35,400 प्लस 51% ऑफ सैलरी एज अ डीए मिलता है। 51% ऑफ सैलरी मिलता है एज अ डीए, यानी कि डीएनएस अलाउंसेस। ये लगभग लगभग 17,000 के आसपास का हो जाता है। तो जो सैलरी आती है वो लगभग लगभग 55,000 के आसपास, 52 से 53,000 में कह लीजिए, 52 से 53,000 के आसपास आती है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग पूरी 12 महीने की होती है, जहां पर 6 महीने ऑन फील्ड ट्रेनिंग होती है और 6 महीने आपकी ट्रेनिंग सेंटर्स पर ट्रेनिंग होती है। 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस 12 महीने की सैलरी 32,400 प्लस 51% सैलरी का एज अ डीए, डीएनएस अलाउंसेस जो है वो आता है। कोई एचआरए नहीं मिलता इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, कोई हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलता, किसी प्रकार का ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए आपको इतना दिया जाता है। लगभग 52 से 53,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है लगभग 3500 के आसपास। इसके अलावा, इनके अलावा, मतलब बेसिक पे प्लस 51% ऑफ सैलरी ऑफ एज अ डीए,
प्लस ट्रेवलिंग अलाउंसेस के आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है लगभग 3500 के आसपास सिटीज के हिसाब से, और आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंसेस लगभग 10,000 के आसपास। तो अगर आप सरकारी क्वार्टर ले लेते हैं तो वो 10,000 नहीं मिलता, और अगर आप सरकारी क्वार्टर नहीं लेते हैं तो 10,000 इसी में जोड़ लीजिए, 53,000 प्लस 10,000 यानी कि लगभग 63,000, और प्लस 3500, 3,000 के आसपास, 3500 के आसपास ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है। तो लगभग 67 से 68,000 रुपए आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद सैलरी आती है आफ्टर 1 ईयर। तो ये सैलरी है 35,400 बेसिक पे है, यहां पर आपको इसके अलावा ये सारी चीजें मिलेंगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 से 33 साल यहां पर एज लिमिट होने वाली है आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2026 में, जब नोटिफिकेशन आएगा तब। 25 में जो वैकेंसीज थी वो 2569 थी, उसके बाद कुछ वैकेंसीज ऐड हुई। बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है वो 2 स्टेज में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 90 मिनट के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, और 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहते हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है। इसके अलावा सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है, 150 क्वेश्चन हल करने होते हैं। 150 क्वेश्चन में से 100 सवाल आपके टेक्निकल होते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एनवायरमेंट के आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आते हैं, और 15 क्वेश्चन अगेन जनरल अवेयरनेस के होते हैं सीबीटी 2 में। इन 150 क्वेश्चन में आपको मतलब 150 क्वेश्चन में 150 नंबर का होता है, ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होती है, सीबीटी 2 में भी होती है। एसएससी जेई से थोड़ा सा अलग है। एसएससी जेई में सीबीटी 1 2 घंटे का होता है, वहां 200 सवाल होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। लेकिन सीबीटी 2 में 2 घंटे में 2 घंटे में 100 सवाल हल करने होते हैं, कंप्लीट टेक्निकल होता है, यहां नॉन टेक्निकल भी है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में डिफरेंस है आरआरबी जेई 2026 में और एसएससी जेई में भी। बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए। तो यहां पर 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। इसी प्रकार से सीबीटी 2 में 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होते हैं, 15 जनरल अवेयरनेस, 15 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 10 कंप्यूटर, 10 एनवायरमेंट। सीबीटी 2 का जो है वो इस प्रकार से एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यहां पर बात करने वाले हैं यहां पर कि सिलेबस क्या रहता है आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2026 का, क्या रहने वाला है, या 2025 का क्या सिलेबस था। तो अरिथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस सारे टॉपिक्स से आएंगे। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट, एज प्रॉब्लम्स, कैलेंडर, क्लॉक, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। यहां पर अगर हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड डेटा बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग के हैं, जिससे आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर सवाल पूछता है। बात करेंगे यहां पर जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा एनवायरमेंट एंड साइंस एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे बेस्ट है इससे डील करना, बेस्ट कि आप पीवाईक्यूज सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज एक बार देखिए, पीवाईक्यूज से एनालाइज होगा किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर में, फिर तैयारी शुरू कीजिए। बात आती है जनरल साइंस के सिलेबस की, तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो यानी कि लाइफ साइंस, वो भी 10th स्टैंडर्ड्स तक की सीबीएसई सिलेबस में जो है 10वीं तक का आपको जनरल साइंस जो है वो पूछा जाता है। यहां पर 30 क्वेश्चन में जो जनरल साइंस का है वो 30 क्वेश्चन में 10th स्टैंडर्ड तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आती है। तो ये है आपका पूरा नॉन टेक्निकल सिलेबस। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर का जो सिलेबस है, वो कंप्यूटर का सिलेबस में ये है कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस ऑफिस, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजर्स, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर वायरस। इससे क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। बात करेंगे यहां पर एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल की, तो बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, pollution control strategies, types of pollution, waste management, global warming, acid rain and ozone depletion। एनवायरमेंट का जो सिलेबस है वो ये है, डिफाइंड सिलेबस है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का। बात करेंगे टेक्निकल का जो सिलेबस होता है, चूंकि वो बहुत बड़ा था तो मैं आपको यहां पर टेक्निकल का सिलेबस दिखा देता हूं, फिर मैं कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा।
तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, टोटल मिला के ऐसे सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। और ये नोटिफिकेशन में मिल भी जाएगा, पेज नंबर 78 से देखिएगा, 24 सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो सेम है एसएससी जेई है। तो एसएससी जेई का जो सिलेबस है यहां पर 11 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये टोटल सब्जेक्ट 7 होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स, पावर सिस्टम्स, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये 7 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। 11 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, लेकिन 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट। इसके बाद यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलआईसी, माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 10 सब्जेक्ट आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स आ जाता है, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीनिंग, वेल्डिंग, यहां पर भी टॉपिक दिए गए हैं दरअसल में। और ये सब्जेक्ट की संख्या जो है वो भले ही यहां टॉपिक्स 10 दिए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की संख्या कम हो जाएगी, प्रोडक्शन में आ जाते हैं कुछ टॉपिक्स, तो सब्जेक्ट की संख्या आई थिंक 8 या 9 होगी। ठीक है, तो 8 या 9 सब्जेक्ट आपके यहां पर हैं, किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस का भी प्रॉपर सिलेबस दिया गया है। कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो सीएमए का सिलेबस है, उसके नीचे ही कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी है। तो एक बार चेक करेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी दिख जाएगा। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सीएमए के अलावा यहां पर ये टॉपिक्स हैं जो जो क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल का है, सीएमए का है। उसके बाद आपका अच्छा हाँ, कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स से ही फॉर्म फिल करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स को भी सॉल्व करने होते हैं, प्लस कंप्यूटर का अपना जो पोर्शन है वो भी पढ़ना होता है। तो ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो टेक्निकल हो जाता है, नॉन टेक्निकल हो जाता है। सवाल यहां पर आता है कि कहां से पढ़ाई की शुरुआत करें और एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, नोटिफिकेशन मंथ क्या हो सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये शुरू के 4 टॉपिक्स आ जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट एंड एसी फंडामेंटल्स। ये 4 टॉपिक नेटवर्क थ्योरी के पार्ट हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको नेटवर्क थ्योरी से शुरुआत करना चाहिए, टेक्निकल की। उसके बाद आप नॉन टेक्निकल में जो शुरुआत कर सकते हैं वो रीजनिंग से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, जो बेसिक है जिसमें जो ज्यादा नंबर भी देगा आपको। जनरल साइंस से शुरुआत कर सकते हैं जो ज्यादा नंबर देगा। जनरल अवेयरनेस सिर्फ 15 मार्क्स का वेटेज है, उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। कम से कम 2 साल का करंट अफेयर्स आपसे आरआरबी पूछता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आपका जो है सिलेबस हो जाता है और यहां से शुरुआत करनी चाहिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर यहां से आप मेरे से पूछेंगे कि सर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कहां से शुरुआत करना चाहिए, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग के फैकल्टीज ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, बट मैं फिर भी बता सकता हूं कि मैकेनिक्स के जो है यहां से शुरुआत कर सकते हैं। मैकेनिक्स सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर फोर्स के बारे में पढ़ना है ना। फिर उसके बाद यहां पर इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ना है। तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10th एंड 11th में पढ़ा होगा, तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। जैसे यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिया गया है, यहां से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक्स है पूरा, और यहीं से आप अगर शुरुआत करोगे तो आप डिटेल में फिर आगे के सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये पढ़ाई की शुरुआत कुछ इस तरीके से करें और अभी से ही नॉन टेक्निकल की तैयारी में लग जाइए, सीबीटी 1 की तैयारी में लग जाइए, जो भी 2026 के एस्पिरेंट्स हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं मैं। बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर की थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो 2025 में जब वैकेंसीज, 2024 में वैकेंसीज जब 7,900 वैकेंसीज आई थी, 7,934 एग्जैक्टली बात करूं तो 7,934 वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ गई थी वो कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज एंड पोस्ट वाइज जो कट ऑफ गई थी। जैसे ये कैटेगरी नंबर दिया गया है 4, 5, 7, 8, तो ये क्या है दरअसल में, ये पोस्ट के हिसाब से आरआरबी जूनियर इंजीनियर डीजल लोकोमोटिव्स हो गया, फिर उसके बाद आरआरबी जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन हो गया, अलग अलग पोस्ट के अनुसार
आपकी जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आउट ऑफ 100 जो कट ऑफ गई थी वो ये है आपके सामने। 73 कट ऑफ गई है, फिर किसी की 75 कट ऑफ गई है, किसी पोस्ट की 73 कट ऑफ गई है, 69 भी गई है, 65 भी गई है, 61 भी गई है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस जब चूज करते हैं तो उस चक्कर में बाहर हो जाते हैं। कुछ पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई होते हैं, कुछ पोस्ट से बाहर हो जाते हैं। कुछ पोस्ट के लिए जिसमें आप क्वालिफाइड होगे, जैसे जिसमें ज्यादा वैकेंसीज होंगी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की, इसमें कुछ पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग की हैं, कुछ पोस्ट मैकेनिकल की हैं, कुछ पोस्ट इलेक्ट्रिकल की हैं। तो जिसमें जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से कट ऑफ है। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए कि ये 75 जो कट ऑफ है, तो ये हो सकता है मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो या सिविल की हो, और ये किसी स्पेसिफिक पोस्ट की हो। तो अगर आप उस ब्रांच के हैं जिसकी पोस्ट आई हुई है, जिसकी ज्यादा पोस्ट है, तो वहां ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन 2025 में जो वैकेंसीज हैं वो 2570 वैकेंसीज आई थी लगभग 2025 में। 2025 में जो कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि पेपर अभी हुआ नहीं है CBT 1 का, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज 1/3 हो चुकी हैं, इसकी 1/3 वैकेंसीज हैं। तो 1/3 से भी कम कहूंगा मैं, 1/3 7,500 होता है, 1/3 से भी कम कहूंगा, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है ज्यादा जाएगी, वो भी पोस्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद ब्रांच के हिसाब से। तो ये कट ऑफ का नंबर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी प्योरली डिपेंड करता है पेपर पर। अगर पेपर आपका हार्ड शिफ्ट बनता है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं, अबव एवरेज क्वेश्चंस बनते हैं, तो यही कट ऑफ जो है वो हो सकता है इस रेंज में भी जाए, 75 के अराउंड भी जाए, 80 के अराउंड भी जाए। बट ये आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी ही जाएगी। एक्सेप्ट करना होगा कि आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा टफ पेपर नहीं बना सकते। पेपर ऐसे ही बनेगा जैसा 2024 में बना था, 2025 में भी वैसे ही बनने की उम्मीद है। और अगर वैसा ही पेपर बना तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर्स जो हैं वो थोड़े से और बढ़ जाएंगे। तो कट ऑफ के ऊपर ये थोड़ी सी जो है वो डिटेल में आपको बता देता हूं। इसके बाद यहां पर बात करेंगे कि क्या जो है नोटिफिकेशन मंथ हो सकता है और क्या एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हो सकती हैं। तो इस बार एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं कि आपको 2000 के आसपास जो है वो वैकेंसीज देखने को मिले, बट फिर भी उम्मीद है कि ज्यादा ही देखने को मिलनी चाहिए। बट जैसा कि 2025 में हुआ है, जैसा 2025 में हुआ है उसको देखते हुए 2026 में जो वैकेंसीज हैं वो 2000 के आसपास हो सकती हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है भाई थोड़ा सा प्रीवियस जो 2025 में जो है ट्विटर का आंदोलन हुआ था और उस कारण से आरआरबी जाग जाए, और हो सकता है वैकेंसीज 5000 के अराउंड भी आ जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। 2025 के ट्रेंड को देखते हुए 2026 में वैकेंसीज कम आने की उम्मीद है। तो फिर भी मैं कहूंगा कि तैयारी आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए करिए, अगर आपकी वैकेंसीज कम भी आती हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाओ, ऐसे तैयारी करो। बात करेंगे नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जुलाई से सितंबर के बीच में कुछ पोस्ट के नोटिफिकेशन आने हैं, और जुलाई 2026 में प्रपोजल है फॉर ड्राफ्ट CEN। तो याद रखिए जुलाई 2026 में नोटिफिकेशन आ सकता है। तैयारी अगर कर रही हैं तो हमारे साथ अड्डा 24/7 पर जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 पर तैयारी करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर और एसएससी जूनियर इंजीनियर की कंबाइंड प्रिपरेशन आपको ऑल कोर्सेज से AIJ एग्जाम्स जो भी आपकी ब्रांच है उसके महापैक पर जाइए। महापैक पर जाने के बाद आप इसके प्राइस पर जा सकते हैं। प्राइस इस समय 18 महीने की जो है वो आपको 2499 दिख रही है। इस समय आपको 3x वैलिडिटी मिल रही है। अब पहली और मतलब ये आखिरी बार है, इसके बाद 3x वैलिडिटी नहीं मिलेगी। 3 गुना वैलिडिटी बंद हो रहा है यहां पर अड्डा 24/7 पर, इंजीनियरिंग अड्डा पर 3 गुना वैलिडिटी बंद हो रहा है। अभी जाकर परचेज कर लो, Y1022 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, अप्लाई करो, और देखो 80% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 2380 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ध्यान रखिए मेरा कूपन कोड Y1022 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।